हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के मेंस के टॉपिक का जो पॉइंट रहेगा आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ओके। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केंद्र राज्य संबंध के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, ओके। तो टॉपिक थोड़ा लंबा है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, फैक्चुअल डाटा भी मिलता है प्री का, बट मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा ये। और टॉपिक लंबा है तो एक लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, हम इसको 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट होगा विधायी संबंध के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे, और हम बाद में पढ़ेंगे वित्तीय संबंधों के बारे में। तो यहाँ से आप समझ भी सकते हो केंद्र राज्य संबंधों को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, ओके। तो आज के लेक्चर में विधायी संबंध को डिस्कस करते हैं, देन आगे के लेक्चर में हम अदर लेक्चर्स को कवर करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो विधायी संबंध में विधायी शक्ति के वितरण के बारे में है, और विधायी शक्ति का वितरण किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच। और विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है, विधायी शक्ति का मतलब लॉ बनाना, ये लॉ से रिलेटेड जो भी आपके पावर्स है सेंटर और स्टेट के, उसके बारे में डिस्कस किया गया है डिटेल में। और ये कहाँ डिस्कस किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 11 और अध्याय 1 में। ये फैक्चुअल डाटा है जो कि हमें समय के साथ पता होना चाहिए। तो विधायी संबंध के बारे में कहाँ है, भाग 11 अध्याय 1 में डिस्कस किया गया है, ओके। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे विधायी संबंध कितने आधारों पे डिवाइड होते हैं, कितने आधारों पर निर्भर करते हैं। तो आप देख सकते हो केंद्र राज्य विधायी संबंध 2 आधारों पर निर्भर करते हैं, क्षेत्र के आधार पर, विषय के आधार पर। ठीक इसी आधार पे ना, जैसे क्षेत्र के आधार पर, विषय के आधार पे हमने विधायी संबंधों को डिवाइड किया है, वैसे ही प्रशासनिक संबंधों को भी हम इसी आधार पर डिवाइड करेंगे, देन वित्तीय संबंध को भी। तो क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध का वितरण, इसका जो जिक्र है वो किया गया है आर्टिकल 245 के अंतर्गत, ओके। और ये बोलता क्या है, ये आर्टिकल 245 क्या बोलता है, इसके अनुसार संसद के कानून संपूर्ण भारत में लागू होते हैं, जबकि राज्य विधानमंडल का कानून केवल उस राज्य के क्षेत्र में लागू होता है, ओके। तो ये तो सिंपल सी बात है, संसद का कानून पूरे भारत में लागू होता है, ये तो हमें अच्छे से पता है। और इसमें कहा है आर्टिकल 245 में कि राज्य विधानमंडल के कानून की जो सीमा होगी वो सिर्फ राज्य में होगी। यूपी की जो विधानमंडल होगी, गुजरात की जो विधानमंडल होगी, वो सिर्फ अपने राज्य के लिए कानून बना रहे हैं, सिर्फ यूपी के लिए या फिर गुजरात के लिए या फिर किसी भी स्टेट। अगला लाइन लिखा है 245 में, संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति है। ये वर्ड थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, राज्य क्षेत्रातीत, क्षेत्र अतीत विधायन की शक्ति है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि संसद का कानून भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होते हैं। संसद का कानून भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होते हैं। और ये किस वर्ड का मतलब है, राज्य क्षेत्राधीन विधायन, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, ओके। तो हमने आर्टिकल 245 डिस्कस किया, क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्ति के वितरण को डिस्कस किया। उसके आधार पर दूसरा क्या है, विषय के आधार पर। तो विषय के आधार पर वितरण, इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ है किस विषय पर संघ कानून बनाएगा और किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, इसकी बात है। और विषय के आधार पर विधायी शक्ति का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। यही आता है विषय के आधार पर विषय के आधार पर विधायी शक्ति के वितरण में ही हम पढ़ते हैं राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो इसी का टॉपिक का हिस्सा है आपके पास, लिखा है ना यहाँ पे लास्ट टाइम कि इनका विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। तो वो 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं, ये तो आपने सुना ही होगा या खुद ना पढ़ा ही होगा जब अपना सेल्फ रिविजन किया होगा। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटाज है। तो ये हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ओके। आई होप आपको पता होगा ये तीनों क्या है। संघ सूची मतलब हम सेंटर की बात कर रहे हैं, राज्य सूची मतलब हम राज्य द्वारा बनाए गए, और समवर्ती सूची मतलब जिस पे केंद्र और राज्य दोनों का कंट्रोल हो। तो ये कुछ फैक्चुअल डाटा है। देखो संघ सूची में जो डाले गए थे आपके क्या कहते हैं जो एरियाज़ थे या जो विषय थे संघ सूची के अंदर, वो मूल संविधान में सिर्फ 97 थे। इसका मतलब केंद्र के पास 97 शक्तियाँ थी मूल संविधान के अंदर, जो कि अब बढ़ा करके वर्तमान समय में 98 तक हो गया है। मतलब एक शक्ति हमारी बढ़ी है मूल संविधान की तुलना में अभी। राज्य सूची में जो विषय थे
उनके अनुसार 66 विषय थे मूल संविधान में, जो कि अब रह के 59 हो गए, मतलब इसमें घटे हैं। और समवर्ती सूची में, जिस पे केंद्र और राज्य दोनों का पावर होता है या शक्ति होती है, तो उस पर 47 विषय थे और अब इस पर 52 विषय हैं। ओके, तो इसमें भी बढ़े हैं। राज्य सूची में विषय जो हैं वो घटे हैं। तो आप ऐसे फैक्चुअल डाटा तैयार कर सकते हैं नॉर्मली किसी पीसीएस के लिए कि अभी का डाटा क्या है। अभी का डाटा 98, 59, 52। बट मुझे नहीं लगता कि अब पीसीएस भी बहुत स्मार्ट हो गया है, इतना भी फैक्चुअल डाटाज नहीं पकड़ते हैं वो, और यूपीएससी तो बिल्कुल नहीं। तो हो सकता है हमसे क्रम पूछ लिया जाए कि क्रम क्या है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विषयों का क्रम, किस में सबसे ज़्यादा है, किस में कम है और किस में सबसे कम है। तो सीधा है, संघ सूची में 59 सबसे ज़्यादा, मतलब संघ सूची में विषय है, राज्य सूची में उससे कम है, और 52 विषय है सिर्फ समवर्ती सूची में। तो क्रम तो एकदम क्लियर है, संघ, राज्य, समवर्ती, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद क्या डिस्कस किया गया, समवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोधाभास हो जाए तो केंद्र का कानून लागू होगा। पहले आर्टिकल में, पहले उसमें क्या लिखा हुआ है पैरा में, कि अगर कन्फ्लिक्ट की कंडीशन आए समवर्ती सूची के विषय पर, केंद्र कहेगा यहाँ पे मेरा कानून चलेगा, राज्य कहेगा यहाँ मेरा चलेगा, तो ऐसे विरोधाभास की कंडीशन में केंद्र को सर्वोपरि माना जाता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, दूसरा लिखा है कि लेकिन यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर दे, पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर लेता है, तो उस राज्य में राज्य विधानमंडल का कानून लागू होगा। ये ध्यान से सुनना आप। समवर्ती सूची के विषय पर यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित कर लेता है तो उस राज्य में राज्य विधानमंडल का कानून लागू होगा। ये अच्छे से देखना, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार आरक्षित कर लेता है। ओके, तीसरा पैरा में क्या लिखा है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अवशिष्ट शक्तियों का, जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब क्या, जो कि वो शक्तियाँ जो इन लिस्ट में नहीं आ रही हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं है, जो अदर हैं। जैसे कि आज के समय में बहुत सारी अवशिष्ट शक्तियों का जैसे जैसे समय बीत रहा है जरूरत पड़ रही है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं, नियम कानून बनाए जा रहे हैं, तो वो अवशिष्ट शक्ति के विषय के अंतर्गत है। तो क्या कहा है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होंगी, जो भी नए आपकी शक्तियाँ होंगी या फिर जो संघ, राज्य और समवर्ती में नहीं आता है, रेसिड्यूरी पावर्स है, वो केंद्र में निहित होंगी। इससे तात्पर्य है उन शक्तियों से है जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है। ये मैंने आपको अभी बताया था। ये तीन चीज़ें हैं। अगला, अब इसमें फैक्चुअल डाटाज की लिस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटाज है। केंद्र राज्य विधायी संबंध के अंतर्गत संसद को 5 परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये वाला 5 जो आपके आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, पाँचों लाइन, पाँचों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि केंद्र राज्य विधायी संबंध के अंतर्गत यहाँ पे ज़्यादा पावर दिया गया है संसद को, मतलब केंद्र को। केंद्र इन 5 विषयों पर, 5 परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। ये कहा है। कौन कौन से 5 विषय हैं? पहला आता है आर्टिकल 49 के अंतर्गत। आर्टिकल 49 क्या कहता है? जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देता है तो, या कर दे, तब उस कंडीशन में जो केंद्र है वो राज्य विधानमंडल की सूची में या राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। कब? जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे। सेकंड कौन सी कंडीशन है जिस पे कि केंद्र कानून बना सकता है? वो है आर्टिकल 250 के अंतर्गत, जब अनुच्छेद 352 के तहत की गई राष्ट्रीय आपात लागू हो। नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है आर्टिकल 250 में, और इसके अंतर्गत इसने कहा है 250 के अंतर्गत कि राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की कंडीशन में केंद्र सरकार या संघ सूची, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगला है आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 क्या करता है? आर्टिकल 252 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध किए जाने पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? सपोज कि 2 राज्य हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये नज़दीकी राज्य हैं, एक दूसरे से अलग हुए हैं। अगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच किसी बात पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, हो सकता है
नदी विभाजन पे, डैम विभाजन पे, या फिर किसी सड़क परियोजना पे, या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो वैसी कंडीशन में ये दोनों राज्य लड़ने के बजाय शांतिपूर्वक जो संसद है उसे रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ हमारे जो विषय हैं उस पर ध्यान दीजिए और इस पर कानून बनाइए। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है यह कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया हो। ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच और रिक्वेस्ट करने जा रहा है गुजरात और राजस्थान कि भाई इनके मसले को समझाओ। नहीं, जिनके बीच संघर्ष है वही जाके रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये 3 परिस्थितियाँ पढ़ ली हमने, जिसके अंतर्गत सेंटर स्टेट के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है आर्टिकल 253। 253 में क्या है? किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। अगर राज्य सूची में जो कानून है वो किसी इंटरनेशनल जो ट्रीटी है, संधि है, उसके विषय पर खड़ा नहीं उतर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए, संधि के विषय पर समझौते पर शर्तों को उसको पूरा करने के लिए मजबूर होता है केंद्र सरकार कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। तो ये 4th कंडीशन है। और देन लास्ट फैक्चुअल डाटा और लास्ट कंडीशन आर्टिकल 356। ये आई होप कि आपको पता होगा आर्टिकल 356 क्या है। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में भी राज्य सरकार के, राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकता है। तो ये 5 आर्टिकल्स याद रखिएगा कि ये 5 आर्टिकल्स स्पेशल हैं, क्योंकि ये 5 परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार या संसद कानून बना सकती है। कौन सा? आर्टिकल 249, 250, 252, 253, 356। स्टार्टिंग के 4 तो क्रम से है, बट 49, 50, 52, 51 नहीं है, ध्यान रखना, 51 नहीं है, बट 49, 50, 52, 53 ये तो एकदम क्रम से है। और उसके बाद नंबर आता है 356। 356 तो वैसे भी याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति शासन। तो ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद भी कुछ है? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है। तो केंद्र राज्य संबंध के बीच में अगर हम विधायी शक्तियों की बात करें तो ये सब हमारे फैक्चुअल डाटास हैं। इसके बाद एक मेंस का आपका क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। ये मंजेश सर ने हमारा क्वेश्चन लिखा है कि मेंस पे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भारत में केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्ति का वितरण केंद्र के पक्ष में है, चर्चा कीजिए। वो तो हमें साफ साफ देखने में भी पता चल रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में जहाँ भी संघर्ष की स्थिति आ रही है, हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं केंद्र सरकार को। वही पूछा गया है कि केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण ज़्यादा अधिक दिखाया है, उसी क्या चर्चा करना है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कौन से फैक्चुअल डाटाज या मेंस के टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस करनी, ये सब हमने इस नोट्स में देख लिया। तो अगला हमारा टॉपिक होगा प्रशासनिक संबंध के बारे में। केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।